सभी का आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। आज बजट पेश हुआ है और बजट से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मोदी सरकार 3.0 का पूर्णकालिक बजट आज पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार सदन के पटल पर बजट पेश किया है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और एजुकेशन सेक्टर को लेकर कई खास ऐलान किए गए हैं। तो मिडिल क्लास के लिए भी अच्छी और राहत की खबर टैक्स को लेकर है। 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 12 से 16 लाख तक पर 15% टैक्स देय होगा। 16 से 20 लाख तक की कमाई पर 20% टैक्स देय होगा। 24 से 25 लाख की कमाई को लेकर आपको बता दें कि 20 से 24 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको 25% टैक्स देना होगा। तो इस तरह से टैक्स स्लैब में इस बार चेंजेस किए गए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि इस बार बड़ा बदलाव हुआ है। 12 लाख तक की कमाई पर 0 टैक्स रहेगा। इसके साथ ही मोबाइल, एलईडी, टीवी, कपड़ा और ईवी आपको बता दें, जिसमें से मोबाइल, दवाइयाँ और कपड़ा ये सब सभी सस्ता हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए एलईडी टीवी यानी बड़ी टीवी की, सिगरेट और तमाम चीज़ें महंगी हुई हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक कार लेते हैं तो वो आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन आप नॉर्मल कार लेते हैं तो वो आपको महंगा पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनमें बदलाव इस बार किया गया है। तो 20 से 24 लाख अगर आपकी कमाई है तो आपको 25% टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आप 24 लाख के बाद कमा रहे हैं, 24 के अलावा आपका अगर बजट जा रहा है तो उसमें आपको 30% टैक्स देना होगा। तो ये 24 लाख के बाद अगर आपकी कमाई है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। लेकिन इस बार के बजट में बिहार के लिए काफ़ी कुछ खास रहा है। बिहार के लिए छप्पड़ फाड़ ऐलान किए गए हैं, जिसमें राज्य को एयरपोर्ट मिला है, मखाना बोर्ड, फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट, पटना आईआईटी, हवाई अड्डे का विस्तार, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। और इससे पहले जब बजट पेश होने वाला था, हम तमाम एक्सपर्ट के साथ जब जिक्र कर रहे थे, चर्चाएं कर रहे थे, तो ये संभावनाएं बनी हुई थी कि इस बार बजट में बिहार को तवज्जो ज़्यादा मिल सकता है और इस बार का जो बजट है वो गठबंधन का बजट हो सकता है। क्योंकि इस बार केंद्र में अकेली बीजेपी की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। तो इस बार का बजट गठबंधन वाला बजट होगा, जिसकी झलक साफ तौर पर देखने को मिली है। क्योंकि बिहार के लिए छप्पड़ फाड़ ऐलान किया गया है, मखाना बोर्ड का गठन किया गया है। दरअसल वित्त मंत्री ने बिहार में मखाना की खेती कर रहे किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान कर दिया है। इससे बिहार के किसानों को मखाने की खेती में मदद मिलेगी और आय बढ़ेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। दूसरी तरफ बिहार को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बिहटा में ये बनेगा, इसके लिए भी ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने उड़ान स्कीम के तहत देश के 120 नए स्थानों को एयर सेवा से जोड़ा जाएगा, इसका ऐलान किया, जिसमें बिहार में विमान सेवाओं के विस्तार के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने पटना एयरपोर्ट की क्षमता में व्यापक विस्तार करने की घोषणा की है। तो आज के बजट में क्या खास है, क्या बड़ी बातें हैं, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए एक एक चीज़ें पॉइंट आउट समझाएंगे। क्या कुछ इस पर खास रहा इस बार के बजट में। विकास में तेजी लाना, बजट में 5 क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। विकास, सुरक्षित समावेशी विकास, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने की भी बात इस बार के बजट में की गई है। घरेलू खर्च में वृद्धि, तो मध्यम वर्ग की खर्च आपको बता दें, ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर इस बार का बजट बनाया गया है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। इस बजट में वित्त मंत्री ने कहा 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। आपको बता दें, स्टैंडर्ड डिस्कशन को 75,000 रुपये
रखा गया है। और आज के इस बजट में क्या कुछ खास रहा है और किस तरह से इस बजट को देखा जा रहा है, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं जिनके साथ हम डिस्कशन करने वाले, सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। एसजे गंगेश द्विवेदी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट है, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। आदित्य मन्या जैन हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आदित्य जी आपके पास ही आना चाहूंगी, चूंकि आज का जो बजट रहा है, इस बार का जो बजट रहा है, आम आदमी का बजट, इस बजट को लेकर आपकी क्या राय है? ये बजट आप किस तरह से देख रहे हैं? कितना मिडिल क्लास के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए कितना फायदेमंद? देखिए, गेम चेंजिंग बजट है। जैसा कि आपने कहा कि सबको साथ लेने वाला बजट है। केंद्र की सरकार ने और माननीय वित्त मंत्री जी ने पहली बार अपने नेचर को छोड़कर, माननीय मोदी जी के नेचर को छोड़कर सबका साथ सबका विकास को लेकर जो बजट बनाया है। और इस गेम चेंजर में 3 बातें प्रमुख हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, उन्होंने फिजिकल डेफिसिट पर कंट्रोल किया है और बम्पर चीज़ जो है वो टैक्स में राहत दी है, जो कि मिडिल क्लास, लोअर क्लास, व्यापारी वर्ग और सैलरीड क्लास को सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि उनको कंजम्पशन खर्चे के लिए पैसा हाथ में आएगा। तीसरी बात जो है, जो उन्होंने रेगुलेटरी रिफॉर्म की है, ये बजट की मुख्य बातें हैं। हालांकि बिहार को उन्होंने बड़ा पैकेज दिया है चुनाव की वजह से। गठबंधन सरकार में बिहार के सांसदों का बहुत पोर्शन है, ये बड़ी बात दिख रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कैपेक्स को अगर उन्होंने नज़रअंदाज किया है, एसटीटी को शेयर बाजार में नज़रअंदाज किया है, कैपिटल गेन को नज़रअंदाज किया है, इन सब को छोड़कर जो न्यू टैक्स रिजीम में जो 12 लाख तक की बात है, ये एक बम्पर ऐलान है। और इसी वजह से बजट में जो मैं कह रहा हूँ कि बजट न्यूट्रल आया है, इसकी वजह से। और उन्होंने टैक्स में जो मूवमेंट लिया है वो भी एक बड़ी फायदेमंद चीज़ है बाजार के लिए। बिल्कुल। और अगर बात की जाए तो जिस तरह से इस बार का बजट रहा है, काफ़ी कुछ खास रहा है। एसजे गंगेश जी, मैं आपके पास आऊंगी, चूंकि देखिए टैक्स को लेकर बातें निकल कर सामने आ रही हैं, किसानों के कार्ड को लेकर जो बढ़ोतरी की गई है, तमाम चीज़ें, इस बार के बजट को आप किस तरह से देख रहे हैं? में टैक्स में छोड़ दिया गया है, उससे मिडिल क्लास को खास तौर पर अभी तक क्या होता था कि पॉलिटिकल पार्टियां या इसके पहले भी जो बजट आया उसमें मिडिल क्लास अक्सर अवॉइड होता था। इस बजट में मिडिल क्लास को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। 12.5 लाख तक की आय में जो छूट मिल रही है उसमें उनको अच्छा फायदा, उनको जो टैक्स की छूट मिलेगी तो उसका घर का बजट सुधरेगा। महिलाओं के लिए अच्छा प्रावधान किया है। मध्यम वर्ग के लिए लगभग मान के चलिए 13 बड़े ऐलान इस बजट में देख रहा हूँ मैं। करीब एक तो टैक्स हो गया, उसका बुजुर्गों के लिए टैक्स में छूट डबल कर दिया है, टीडीएस में 10 लाख तक की कटौती कर दिया है, 4 साल तक अपडेटेड आईटीआर भर सकेंगे, आईटीआर भरने की सीमा को भी सीमा में भी छूट दिया है। मोबाइल, आमतौर पर जो मिडिल क्लास में परिवार में मोबाइल का बड़ा रोल हो गया है, मोबाइल सस्ते की है, उनकी बैटरी सस्ती की है। तो इस तरह से देखेंगे एलईडी टीवी, एलसीडी, ये सब चीजें सस्ती की हैं। और वही महिलाओं के लिए जो उद्यमी महिलाएं हैं, एसटी एससी वर्ग की, उनको छूट दिया है। विशेष लोन की योजना उनके लिए है। बुजुर्गों के लिए ऐलान है। 36 जीवन रक्षक दवाएं जो है वो इस बार पहली बार फ्री की गई हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये मिडिल क्लास के जो है उनके लिए बहुत राहत है। उसके अलावा किसानों के लिए भी ऐसा नहीं कि किसान इसमें उपेक्षित है। किसानों के लिए भी उनकी जो क्रेडिट कार्ड की रेटिंग है उसको 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया है। डेयरी मछली पालन में छूट मिली है, समुद्री उत्पादन में छूट मिली है। तो जिस तरह से युवाओं के लिए विशेष ऐलान है, स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड जनरेट करने की बात तो उसमें कही गई है। और मेडिकल एजुकेशन में
खासतौर पर देखिए जो नीट के बच्चे जो मेडिकल एजुकेशन जान 10,000 सीट उनकी बढ़ाने की बात हुई है, तो निश्चित तौर पर जो मेडिकल सुविधाएं हमारे छत्तीसगढ़ में तो बहुत बुरी है, लेकिन देश में भी बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। तो जो ये बच्चे नई सीटें जो बढ़ेंगी उससे स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी। सही तरीके से पढ़ लिख के जब डॉक्टर आएंगे देश में, आज जो 10,000 सीटें बढ़ रही हैं, इसका फायदा आज से 5 साल बाद दिखेगा जब ये बच्चे एमबीबीएस करके निकलेंगे और अलग अलग क्षेत्रों में जाके जब प्रैक्टिस करेंगे तो देश की स्वास्थ्य सुविधा निश्चित तौर पर बढ़ेगी। तो इस तरह से देखा जाए तो कुल मिला के सारे लोगों को समेट के सभी के लिए कुछ ना कुछ इसमें किया गया है। और कोशिश ये भी की गई है कि जैसे कि साल भर का, जैसे उन्होंने सीतारमण जी ने अपना जो अभी पेश किया था उसमें बताया कि साल भर में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने नहीं दिए, रसोई गैस के दाम में 100% कमी आई, 100 रुपए की कमी आई। मुझे लगता है ये थोड़ी और कमी आना चाहिए, क्योंकि पिछले 10 साल में जिस तरह से बढ़े हैं 450 से जो 1100 तक पहुंच गया था, तो वो थोड़ा सा और रसोई गैस कम हो, पेट्रोल और डीजल के दाम थोड़े से कम हो, तो उससे थोड़ी सी और राहत मुझे लगता है सभी वर्ग को मिलेगी। बिल्कुल आदित्य जी, अगर बात की जाए तो जिस तरह से देश की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है, इसे तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश है, इस बार के बजट से क्या लगता है आपको? और जो 2047 तक लक्ष्य रखा गया विकसित भारत का, वो कितना साकार होता हुआ नजर आ रहा है? ठीक है आदित्य जी, आपका जवाब मैं लूंगी, लेकिन इस बीच बजट पर राज्य मंत्री कृष्णा गौड़ ने क्या कुछ कहा है वो जरा दर्शकों को सुनवाएंगे। देश का पूर्ण बजट देश के सर्वांगीण और चहुमुखी विकास का बजट है। मुझे खुशी है इस बात की कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है 2047 में जब भारत आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तब एक पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में वो विश्व का नेतृत्व कर रहा होगा। और इस दृष्टि से इस बार का हमारी सरकार का ये बजट निश्चित रूप से आने वाले समय में समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेगा। ज्ञान का जो मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, इस देश का गरीब, इस देश का किसान, इस देश का युवा और महिलाएं विकास की मुख्य धारा से जुड़े, उनका सशक्तिकरण हो और वो देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, इस दृष्टि से पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। अगर किसानों की बात करें तो किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहलाता है। किसानों की आय बढ़े, किसानों को पर्याप्त सुविधाएं मिले। भारत सरकार ने इस बार अपने बजट में प्रावधान करते हुए कहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करेंगे। पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू होने जा रही है, जिसका लाभ 100 जिलों को मिलेगा। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन देने का भी प्रावधान है। साथ ही बिहार के किसानों के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार में मखाना सबसे ज्यादा होता है, मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 5 साल का मिशन हमारी सरकार ने तय किया है। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना, प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस, ऐसे अनेकों प्रावधान हमारी सरकार ने किसान के लिए किए हैं, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में सकारात्मक रूप में हम सबको देश के विकास में दिखाई देगा। आदित्य जी, अब जवाब दीजिए। अरे तमाम चुनौतियों के बावजूद सुधार की रफ्तार को बरकरार रखने वाला ये बजट है। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, लेकिन ग्लोबली जो इवेंट हैं, माननीय राष्ट्रपति ट्रंप जी का जो टेरर है, उसके अलावा आरबीआई की पॉलिसी है, यूएस में ब्याज दरें का एक डर अलग है, और मिडिल ईस्ट में जो ग्लोबल टेंशन चल रहे हैं, इसके कारण जो है एफआईआई की बिकवाली लगातार यही कारण था कि पिछली बार बाजार गिर रहा है। और भारतीय बाजार को लेकर मेरे को ऐसा मानना है कि वित्त मंत्री जी का प्रयास जो है वो बहुत सफल रहा है। जिस तरीके से उन्होंने ग्रामीण व्यवस्था पर, एआई पर, न्यूक्लियर पावर पर उनका जो फोकस है, वो आने वाले समय में हमारे लिए गेम चेंजर साबित होगा। आने वाले टाइम में अगर ब्याज दरें घटती हैं और जो नई टैक्स रिजीम से आम आदमी के पास जो 80,000 से लगा के लगभग 1.25 लाख रुपए तक
जी हाथ में आएगा, वो जब बाजार में आएगा तो इंडिया की ग्रोथ निश्चित तौर पर तेजी से बढ़ेगी। मैं समझता हूँ ऐसे नाजुक समय में माननीय वित्त मंत्री जी का न्यूट्रल बजट आना बहुत अच्छी बात है। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन अब जो देश की जनता है, कहीं उम्मीदें पूरी हुई हैं तो कहीं नहीं भी पूरी हुई हैं। ऐसे में अगर बात की जाए एस.जे. गंगेश जी, तो कई ऐसे स्टेट हैं जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, बिहार और असम के लिए तो छप्पड़ फाड़ ऐलान किए गए, लेकिन ऐसे बहुत से और राज्य हैं। पंजाब के तमाम जो मंत्री और विधायक हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई पंजाब के लिए भी तो कुछ ऐलान करना चाहिए था। अगर किसान के लिए असम में तमाम चीजें ऐलान की जा रही, बिहार में ऐलान की जा रही हैं, तो पंजाब में क्यों नहीं? देखिए, निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं कुछ राज्यों की उपेक्षा हुई है, और उपेक्षा तो नहीं करना चाहिए। देखिए, जो केंद्रीय बजट आता है उसमें तो सारे राज्यों के लिए बराबर प्रावधान होते हैं, और जब विभाग के अलग अलग बजटों पे चर्चा होगी तो मुझे लगता है वो सारी चीजें उभर के सामने आएंगी। हाँ, बात जरूर स्पेशल जो पैकेज की है, इसको खास तौर पे साल भर के बजट में सरकार फोकस करना चाहती है। उस चीज को बजट के पहले भाषण में खास तौर पर लिखित किया जाता है। तो उसमें जैसे बिहार का खास तौर पर लेकर देखा जाए तो पिछले कई वर्षों में बिहार एक समय जो है बहुत ही विकसित राज्यों की श्रेणी में आता था। सारे एजुकेशन, आप देखिए बड़े आईएएस अफसर से लेकर सारे उसमें बिहार से निकल के लोग आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे बिहार से पास करते हैं, लेकिन लोकल बिहार की स्थिति बहुत खराब है। झारखंड के अलग होने के बाद से खास तौर पे खनिज संपदा पूरा झारखंड में चला गया, तो एक बड़ा रेवेन्यू का पार्ट बिहार से चला गया। तो उसके बाद से वहाँ की हालत बहुत खस्ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बहुत बुरा है। इन सब चीजों को लेके मुझे लगता है कि, और जिस तरह से जी गठबंधन में शामिल हुए हैं, गठबंधन का बजट भी इसीलिए कहा जा रहा है, तो उनको ये तोहफा भी दिया गया है कि आगे को साथ लेके चलना है। और बिहार में भाजपा जो है ज्यादा अपनी मजबूत स्थिति बनने की तैयारी भी कर रही है, भाजपा की वहाँ पे प्रेजेंस अपनी बढ़ा रही है। तो ये सब चीजें हैं जो इन राज्यों में ज्यादा फोकस कर रही है। और मुझे लगता है आगे जो अलग से पैकेज, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे राज्यों को एक साथ बड़ा पैकेज दिया जाए, तो इसलिए इस साल की प्राथमिकता में उन्होंने बिहार किया है। आगे अगर ये और प्रयास करेंगे, और पंजाब और हरियाणा ये सब ऐसे राज्य जो काफी विकसित राज्य हैं, इनकी जीडीपी अच्छी है, पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, तो स्वाभाविक रूप से उनकी तरफ न दें कि जिन राज्यों में पर कैपिटा इनकम कम है, गरीबी ज्यादा है, उन क्षेत्रों में फोकस करना अच्छा है उपाय मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल आदित्य जी, देखिए एमएसएमई क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए भी खुशखबरी इस बजट में मिली है। चूंकि पहले जो लिमिट थी अब वो 10 करोड़ की लिमिट कर दी गई है। पहले 5 हुआ करती थी, अब वो 10 कर दी गई, यानी डबल हो गई है। तो इसका फायदा किस तरह से मिलेगा एमएसएमई सेक्टर में? देखिए, सरकार का फोकस जो है वह लघु और मध्यम उद्योगों पर रहा है, और सरकार इनके प्रोडक्ट को लेकर एक्सपोर्ट करना चाहती है। उन्होंने जैसे खिलौने की बात करी है, जूते चप्पल की बात की, तो सरकार जो है छोटे उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का फोकस था। ये लोग देश की जीडीपी में एक अच्छा अपना योगदान दे सकते हैं, यही कारण है कि इन पर फोकस किया गया। दूसरा, इनको फोकस करने के बाद नई दिशा में जाने का प्रयास किया गया। आपने देखा कि बिहार यहाँ कपास के उत्पादन पर भी उन्होंने बोला है कि सस्ती दर पर लोन देंगे। युवाओं को मेडिकल एवं मेडिकल में और आईआईटी में बढ़ाने का प्रयास के लिए एक बड़ा सरकार का प्रयास है। दरअसल सरकार ये चाहती है कि एआई टेक्नोलॉजी आने के बाद देश में स्किल डेवलपमेंट के जो काम चालू हों, जिससे हमारे यहाँ का एम्प्लॉय यही भारत में ही रहे, उस पर भी सरकार का एक रोल है ना। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि लंबे समय से सीनियर सिटीजन की टीडीएस पर जो मांग थी वो सरकार ने इस बजट में मान ली है, और 1 लाख रुपए तक अब टीडीएस नहीं कटेगा। दूसरा, 2 मकानों पर जो सुविधा थी, पहले एक मकान पर मिलती थी, अब 2 मकानों पर वो सुविधा मिलेगी। तो ये कहीं कुछ चीज़ मानी है। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो ग्रोथ इंजन की बात कर रहे थे काफ़ी लंबी समय से,
आने वाले समय में इस बजट को लेकर जब और भी खुलासे होंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ ही होगी। बिल्कुल, अब देखना उन्होंने ही होगा जो कितनी किस कल तरह कहा से था कि सुदृढ़ होगी। लेकिन अगर बात की जाए एस जे गंगेश जी, जिस तरह से अर्थव्यवस्था का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अगर ग्रोथ रेट की बात करते हैं जो कि अब 6 पॉइंट तक आ गया है, तो ऐसे में ग्रोथ रेट को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि उसमें इस तरह से ग्रोथ रेट है और अर्थव्यवस्था, हम कैसे देश की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे? देखिए, ग्रोथ रेट जिस तरह से पिछले कई सालों में महंगाई बढ़ी है, महंगाई को लेकर लोअर क्लास और मिडिल क्लास काफी परेशान था। तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा ग्रोथ रेट पे असर पड़ा है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के जिस तरह से इसमें प्रावधान किए गए, वो देश की अर्थव्यवस्था को संभाल के चलाना बेहद जरूरी है। और अभी ये दिख रहा है 6%, लेकिन मुझे लगता है जो अभी इसमें स्टार्टअप के लिए जिस तरह के प्रावधान किए गए हैं, एमएसएमई के लिए जिस तरह से छूट दी गई, 6 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ तक कर दिया गया है लोन की सुविधा में, मुझे लगता है इसके पीछे प्रधानमंत्री जी का जो पिछले उसमें भी हम लोगों ने जो देखा है, उनका फोकस ये है कि सरकारी नौकरी एक सीमित सीमा तक ही लोगों को दी जा सकती है। देश तभी आत्मनिर्भर बनेगा जब घर घर से लोग भले छोटे छोटे रोजगार में जुड़े और रोजगार के लिए उन्होंने पर्याप्त, इसीलिए मुझे लगता है कि जो एमएसएमई के बिजनेस है, माइक्रो और स्मॉल और मिडिल लेवल के जो बिजनेस है, उन्होंने टैक्स को तो छूट दिया है। सामने जो लोन के अमाउंट है, लोन की सुविधाएं सरकार उसमें जो मदद कर रही है, और स्टार्टअप के लिए जो खास तौर पे फोकस कर रही है कि जो नई प्रतिभाएं आ रही हैं, जो व्यावसायिक पढ़ाई करके आ रही हैं, तो नौकरी की तरफ न भागे। सरकारी नौकरी स्वाभाविक तौर पे कोई भी सरकार किसी भी पूरे देश के बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं दे सकती। तो उसमें सबसे अच्छा साधन ये होता है कि सरकार उनको स्वरोजगार की तरफ बढ़ाए और स्वरोजगार के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, मुझे लगता है उसका जो परिणाम आएगा उससे जीडीपी आगे अपने आप ही बढ़ेगा, ग्रोथ रेट भी बढ़ेगा, और बाकी देश की जीडीपी और देश का बजट भी अगला जो बजट आएगा उसमें मुझे लगता है ज्यादा फायदेमंद होगा और ज्यादा बड़ा बजट आ सकेगा। तीसरे बजट जो देश के दुनिया के तीसरे अर्थशक्ति बनने की तरफ जो बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है उसमें इस तरह से फायदा होगा। जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन यूथ का होगा, जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन यूथ अपना स्टार्टअप और अपनी चीजों में लगाएंगे, नौकरी के पीछे न भाग के, मुझे लगता है वो कंट्रीब्यूशन ज्यादा बेहतर होगा देश के लिए, बजाय किसी नौकरी के पीछे भागने के। और वो निश्चित तौर पर देश की ग्रोथ को और ज्यादा एनहांस करेगा। आदित्य जी, अगर बात की जाए डीप टेक की, तो डीप टेक क्या है? चूंकि आज जब बजट पेश किया जा रहा था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, उस दौरान उन्होंने कहा कि जो स्कूल हैं उनमें जो कंटेंट है वो ब्रांडेड कनेक्टिविटी की बात उन्होंने की है। इस दौरान उन्होंने डीप टेक की बात की है। ये क्या है, एक बार जरा आप सरल भाषा में दर्शकों को समझाएं। देखिए, डीप टेक टेक्नोलॉजी जो है पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। आने वाले समय में जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो इसका उपयोग करेंगी। निश्चित तौर पर उस पर पावर जो फोर्स है वो कम होगी, तो एक उसका जो निगेटिव पॉइंट है। लेकिन आने वाले टाइम में डीप टेक जो एआई टेक्नोलॉजी है, जो डीप टेक्नोलॉजी, उससे देश की ग्रोथ इसलिए बढ़ेगी क्योंकि जब नई नई कंपनियां, जितनी भी नई कंपनी है, इसका उपयोग करके अपना प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगी, अपनी सर्विसेज भी बढ़ाएंगी। यही कारण है कि सरकार ने जो आईआईटी की घोषणा करी है, तो वहाँ जो हमारे जो नए बच्चे हैं भारत देश के, वो वहाँ जाके इस टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे आईआईटी में, और आने वाले समय में स्वयं भी ग्रोथ करेंगे और देश की ग्रोथ को भी आगे बढ़ाएंगे। एस जे गंगेश जी, इस बार जो बजट पेश हुआ, शुरुआत जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की तो उन्होंने कृषि से शुरुआत की, और इस बात को लेकर कांग्रेस ये तंज कस रही है कि शुरुआत कृषि से की गई लेकिन किसानों के लिए कुछ खास नहीं। ऐसा नहीं है, किसानों के लिए भी इस पर काफी कुछ है। मेरे हिसाब से 11 बड़े लगभग ऐलान इस पर किसानों के लिए हैं। खास, और इसके पहले भी देखिए, लगातार हमारा देश जो है 80% आबादी हमारी किसानों के गांव में बसती है, और बड़ा रोजगार का साधन खेती किसानी है। तो इसमें जैसे देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाया उन्होंने,
पीएम धन धान्य कृषि योजना में उन्होंने 100 जिलों को एक्स्ट्रा किया है। डेयरी और मछली पालन को खासतौर पे, लेकिन मुझे लगता है ना कि परंपरागत कृषि के अलावा जो उससे जुड़ी हुई अन्य खेती कृषियां हैं, वो जिनके जरिए किसान अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, उन चीजों पर फोकस करने का भी बेहद जरूरी है। तो इसमें खासतौर पर डेयरी टेक्नोलॉजी और मछली पालन, देखिए हर किसान, हर हमारा देश जो है गांव का देश है, और गांव में बहुत सारे तालाब रहते हैं। तालाबों में मछली पालन एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए किसानों की आय बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। या अपने इंटीग्रेटेड कल्चर भी कर रहे हैं किसान, डेयरी टेक्नोलॉजी के साथ साथ कृषि उत्पादन के साथ पशुपालन भी करें। पशुपालन से जो काउडंग है, काउडंग का उपयोग तालाब में हो। मछली पालन से जो पानी, जो प्रोडक्टिव पानी निकलता है, वो पानी अगर खेतों में जाए तो ये जो साइकिल बनता है एक तरह से, इसी का थोड़ा सा मैंने अध्ययन भी किया है। तो मुझे लगता है ये जो है ना, किसानों की समृद्धि के लिए बेहद जरूरी है। उसको लेकर उन्होंने लोन की व्यवस्था की है, समुद्री उत्पादों को सस्ता करने का काम किया है। जो समुद्र में जाते हैं मछुआरे, एक तरह से भी उनके लिए कस्टम ड्यूटी फ्री की है, कम किया, उसको घटा के 5% कर दिया है। तो इस तरह से बहुत सारे जो दाल की आत्मनिर्भरता को कम करने के लिए 6 साल का मिशन दिया उन्होंने। कपास उत्पादन में उन्होंने 5 साल की कार्ययोजना तैयार की है, करने की बात कही है। असम में वहां पे यूरिया प्लांट लगाने की बात की है। तो इस तरह से 10-11 योजनाएं ऐसी हैं जो किसानों के लिए सरकार ने अभी बजट में पेश की है। लेकिन जब कृषि विभाग का बजट होगा, आपको पता चलेगा उसमें और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो आगे जाके पता चलेंगी। तो ये कहना कि अनुचित है और गलत है कि मतलब किसी के लिए कुछ खास इसमें नहीं किया गया है। कृषकों के लिए काफी कुछ है इस बजट में। आदित्य जी, बीमा क्षेत्र के लिए बजट में जो बड़ा ऐलान हुआ है उसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सीमा 74% से बढ़ाकर 100% का ऐलान किया गया है। अगर ये ऐलान हुआ है तो इसमें कितना फायदा और किस तरह से तब्दीलियां जो है, बदलाव जो हैं वो संभव हैं? देखिए, आने वाले समय में सरकार ने जो आज ही एफडीआई को 100% स्टेक बोला है, उससे हमारी जो घरेलू बीमा कंपनियां हैं, इनको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। हिंदुस्तान में अभी जो लाइफ इंश्योरेंस है उसमें केवल 18-19% लोग भाग ले रहे हैं, और जो मेडिक्लेम है उसमें केवल 7 से 9% तक लोग हैं। मैं समझता हूँ आने वाले समय में ये सेक्टर एक बड़ा सेक्टर हो जाएगा, और आम आदमी जब अपना मेडिक्लेम कराएगा तो एक जो घरेलू कंपनियों है, इनको बाहर से कोलैबोरेशन कर, इनको पैसा भी, निवेश भी, बाहर विदेशी निवेश भी आएगा, और ये कंपनी स्ट्रांग होंगी। आने वाले समय में जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी जब ज़्यादा लोग अपना इंश्योरेंस कराएंगे। तो एक लंबे समय से मांग चली आ रही थी, विदेशी निवेशकों की बंदे लंबे से मांग चली आ रही थी कि हमारा स्टेक बढ़ाया जाए। ये भी सरकार ने करके देखिए, जब हिंदुस्तान में ग्रोथ मिलेगी, विदेशी लोगों को पैसा मिलेगा, तभी विदेशी निवेशक आकर्षित होगा। आज हमारे यहाँ FII की होल्डिंग अब केवल कल तक 11% रह गई थी। तो ये भारतीय शेयर बाजार के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन निगेटिविटी भी है। अगर हमारी सरकार बजट में नए प्रावधान लेकर आएगी, उनको टैक्स रिलीफ मिलेगा, तो विदेशी निवेश बढ़ेगा और वो हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज के लिए फायदेमंद होगा, सभी तरीके की। बिल्कुल। और गंगेश जी, देखिए, महिलाओं के लिए भी इस बार के बजट में उम्मीदें की जा रही थी। महिलाएं भी ये टकटकी लगाई थी कि इस बार उनके लिए बजट में क्या होगा, चूंकि सभी सेक्टर में तमाम बड़े ऐलान। तो महिलाओं के लिए जो बड़े ऐलान हुए हैं, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए के योगदान से स्टार्टअप के लिए फंड की बात कही गई है, 5 साल तक के लिए 2 करोड़ रुपए तक के टर्म लोन की सुविधा की बात कही गई है, इससे किस तरह से अब महिलाओं को सपोर्ट मिल सकता है? और एक्सपर्ट के जरिए अगर हम समझना चाहें तो इस तमाम बड़े ऐलान के बाद अब महिलाओं के आगे का ग्रोथ क्या रहेगा? देखिए, आधी आबादी महिला है, देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, और ये बदकिस्मती की अभी भी एजुकेशन और उद्यम के मामले में खास तौर पे महिलाएं बहुत पीछे हैं पुरुषों की तुलना में।
तो इसमें बेहद जरूरी है कि इनको, एक तो जो हमारा पुरुष प्रधान समाज है इसकी एक बड़ी वजह है, लेकिन वो चीजें बहुत तेजी से टूटी हैं पिछले देश की आजादी के बाद से। आज 76-77 साल होने के बाद काफी चीजें बदली हैं और सरकार की जो प्राथमिकताएं उस तरह से बदली हैं। और ये बेहद जरूरी है कि देखिए आज का जो दौर है, जिस तरह से महंगाइयां बढ़ी है, उसमें अकेले एक पुरुष अगर कमाई करता है तो उसके लिए परिवार चलाना बहुत कठिन होता है। यही वजह है कि महिलाओं को भी न केवल रोजगार के क्षेत्र में नौकरियां आएंगी, केवल रोजगार नहीं है। सबसे पहले तो मुझे लगता है ना, पूरे देश में ये भ्रम टूटना चाहिए कि सरकारी नौकरी रोजगार है। इसको तोड़ने का प्रयास भी लगातार सरकार कर रही है। और खासतौर पर महिलाएं, जो घरेलू महिलाएं हैं, वो घर में रह के कई सारे कुटीर उद्योग चला सकती हैं और इसीलिए उनको एमएसएमई में उनको खासतौर पर छूट मिली है। इस बार विशेष लोन की योजनाएं उनको तैयार की गई है, तो इसका फायदा निश्चित तौर पर होगा। अब ये जरूरी है कि इन योजनाओं को, जो ये योजनाएं तो घोषित हो गई, अब इसको जो है सरकारी जो सिस्टम है वो किस तरह महिलाओं तक पहुंचाता है और उनको किस तरह प्राथमिकता से लेकर, इसमें कुछ टारगेट भी मुझे लगता है आगे जो बनेगी इस स्कीम को जब लागू किया जाएगा तो इसमें चीजें टारगेट वाइज होना चाहिए, ताकि कोई एक लक्ष्य फिक्स हो कि कम से कम देश की 5% या 10% महिलाएं जो है इसमें उद्यम से जुड़ जाए, और उनका अगर वो जुड़ेंगी और अपना सक्सेसफुल बनेंगी, और जो महिलाओं के लिए विशेष पैकेज, उसके अलावा जो कहना चाहिए स्टार्टअप की योजना है या और अन्य जो योजना है वो तो उनके साथ प्लस ही है। तो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मिल रहा है महिलाओं को, उसका अगर फायदा मिलेगा तो उनका परिवार समृद्ध होगा, परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, तो उनके बच्चों के भरण पोषण की जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड होगा, अच्छा एजुकेशन दे पाएंगे, एजुकेशन का स्टैंडर्ड ऊंचा उठा सकेंगे अपने परिवार का। तो इन सब चीजों को अगर देखा जाए तमाम तौर पे, तो एक तरह से आने वाली पीढ़ी को अपने बच्चों के जरिए हर महिला इस तरह से अपने परिवार को के इकोनॉमी को भाग दे। ठीक है एसके गंगेश जी, मैं आपके पास लौटूंगी। आदित्य जी, आप भी बने रहिए। इससे पहले दर्शकों को एक बार सुनवाते हैं निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ, किन किन चीजों पर बड़ी बात कही है अपने इस बजट में, क्या कुछ बड़ा ऐलान किया है। धन धान्य कृषि योजना, डेवलपिंग agri districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat. And for well-run exporter MSMEs, for term loans up to 20 crore rupees. Also for the micro enterprises, we will introduce customized credit cards with a 5 lakh rupee limit for micro enterprises registered on Udyam portal. In the first year, 10 lakh such cards will be issued.
बजट की 500 करोड़ से 3 एआई एक्सीलेंस सेंटर की बात कही गई है। 10,000 मेडिकल सीटें बढ़ाई जाएंगी, इसका ऐलान भी किया गया है। तो ऐसे में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आईआईटी में 6500 सीटें बढ़ेंगी। और एक बार फिर से मेहमानों का रुख करेंगे। आदित्य जी, आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए कई बड़े बदलाव और कई सारी जो है ऐलान किए गए हैं, लेकिन इस बीच अगर हम बात करें सोने चांदी को लेकर, तो इससे पहले जब अंतरिम बजट पेश किया गया था उस दौरान सोना सस्ता हुआ था, सस्ता होने का ऐलान किया गया था, लेकिन इस बार कुछ खास नहीं देखने को मिल रहा है। देखिए, सोना पिछली अगर हम बात करें तो सोने में लगातार बढ़त आई हुई है और सोना नए लाइफ हाई टाइम पर पहुंच गया था। उसके 2-3 बड़े कारण हैं। एक तो दुनिया के बड़े देश जो है वो डॉलर बेच कर सोना ले रहे हैं। भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट है, दुनिया के बड़े बड़े शेयर बाजारों में गिरावट है, तो सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए सोना लिया जा रहा है। तीसरा, अमेरिका में ब्याज दरें और भारत में ब्याज दरें घटने की आशंका है। इस बात के लिए भी सोना बढ़ रहा है। ये 4-5 जो बड़े कारण हैं सोने में बढ़त के, कि जिससे कल हमने देखा कि बाजार में सोना नया हाई टाइम बना गया, 82,000 रुपये के ऊपर गया, और चांदी जो है लगभग 93,000 तक पहुंच गई है। तो अब कई बार हमने देखा है कि बजट का सोना चांदी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, अगर शेयर बाजार गिरता है तो सोने में लगातार बढ़त आती है, तो सोने में बढ़त आती है, चांदी में बढ़त। दरअसल सोना सेफ इन्वेस्टमेंट है और अभी घरेलू बाजार में भी अनिश्चितता की स्थिति है, तो जो भारतीय निवेशक हैं वो भी तेजी से सोने ईटीएफ में खरीद रहे हैं, ईटीएफ में खरीद। बिल्कुल। और एस जी गंगेश जी, अगर बात की जाए तो जो टैक्स को लेकर ऐलान किया गया है, अब जो तमाम राजनीतिक धुरंधर हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बड़ा ऐलान करके 67% जनता जो दिल्ली में है, जो मिडिल क्लास है, कहीं ना कहीं अब इसका असर वोटों पर पड़ता हुआ नजर आएगा। चूंकि दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है विधानसभा चुनाव के लिए। ऐसे में उससे पहले ये बजट पेश हुआ। इस बजट में टैक्स को लेकर जो बड़ा ऐलान मिडिल क्लास के लिए हुआ है, 67% आबादी जो दिल्ली की है, जो मिडिल क्लास है, कहीं ना कहीं उसका असर अब वोटों पर पड़ता हुआ नजर आएगा। टैक्स की छूट से इस बजट में खास तौर पर मिडिल क्लास को ही फायदा हो रहा है, और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि देश के विकास में भले ही अपन वोट बैंक की तरह से अगर देखेंगे तो राजनीतिक पार्टी के लिए मिडिल क्लास हमेशा कहना चाहिए अंतिम पायदान में रहता रहा है, लेकिन देश के विकास में अगर कोई वर्ग योगदान कर रहा है तो वो मिडिल क्लास वर्ग। इन्हीं के अगर कोई बड़ी कंपनी है तो उसमें काम करने वाले लोग कौन है? इसी ग्रुप के लोग हैं जो जाके वहां वर्किंग कर रहे हैं, या जो भी उद्यम है या सरकारी संस्थान है, सारे संस्थान में जो लोगों ने संभाल के रखी जिम्मेदारियां, वो तो इसी वर्ग के लोग हैं। और ये वर्ग लगातार इसीलिए उपेक्षित होता रहा है क्योंकि ये बड़ा वोट बैंक की तरह से पेश नहीं आता था। तो अब और दूसरी बात है, इनको मैनिपुलेट करना कठिन है, ये अपने मर्जी से वोट देते हैं। और ये लेकिन अब जो है पहली बार सरकार ने इनकी सुध ली है, क्योंकि देश के बड़े में योगदान, मिडिल क्लास के योगदान को ध्यान में अगर रख के अगर ये कदम नहीं उठाया जाता तो स्वाभाविक रूप से ये वर्ग लगातार उपेक्षित हो रहा था। इस बजट में उनकी उपेक्षा न करके सरकार ने इनके लिए बहुत सारे प्रावधान किए हैं जिसका फायदा मिलना है। और ये इसमें ये कहना मुझे लगता है कि ये सही है, बेहतर है, और ये उनके फायदे के लिए है। और आलोचना करना तो राजनीतिक पार्टियों का काम ही है। वो कभी विपक्ष की पार्टी जो रहती, कभी किसी चीज को इतना आसानी से स्वीकार नहीं करती, कुछ ना कुछ गलतियां निकालती हैं। तो खैर लोकतंत्र का हिस्सा भी है ये, लोकतंत्र में आलोचना भी बेहद जरूरी है, तभी लोकतंत्र सही मायने में माना जाएगा। लेकिन मिडिल क्लास के लिए जो सरकार ने इस बजट में किया है वो फायदेमंद है, और उसका फायदा आगे दिखेगा। लोग ज्यादा उत्साह से काम करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो देश का अपने आप ग्रोथ बढ़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं।
बिल्कुल। और देखिए, देश में 1961 का इनकम टैक्स कानून लागू है आदित्य जी, तो ऐसे में निर्मला सीतारमण के द्वारा ये बड़ा ऐलान किया गया है कि एक नया कानून बनाया जाएगा और अगले हफ्ते तक लागू करने की बात भी कही गई है। सरकार एक नया विधेयक भी अगले हफ्ते पेश करेगी और ताकि ये नया कानून जो है टैक्स को लेकर बनाया जाएगा। इसकी किस तरह की रूपरेखा रह सकती है? देखिए, नया जो टैक्स डायरेक्ट टैक्स कानून जो सरकार प्रस्ताव लेके आ रही है, इसमें टैक्स की सरलता की बात की गई है और जिस तरीके से देश में आम आदमी को जो परेशानी आ रही है टैक्स भरने में और टैक्स की वजह से जो रेगुलेटरी को परेशानी आ रही है, आम आदमी को और जो सैलरीड क्लास है उनके लिए जहाँ जहाँ भी जो परेशानी होती है, इन सबका समावेश करके एक ऐसा बिल आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि एक देश एक टैक्स लाने की भी सरकार की संभावनाएं बनी हुई हैं। चलिए, अच्छी बात है अगर इस तरह की संभावनाएं बनी हुई हैं, क्योंकि एसजे गंगेश जी, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली थी तभी अटकलें लगाई जा रही थी कि बिहार के लिए कुछ खास ऐलान हो सकता है और इस बार गठबंधन वाला बजट पेश हो सकता है। हालांकि वो झलक जो है देखने को मिली है, चूंकि बिहार के लिए खास ऐलान हुआ है। इस बीच जो साड़ी जो परिधान पहना था निर्मला सीतारमण ने, उसके जरिए लोग समझ गए कि इस बार बिहार के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच आपसे समझना चाहूँगी, चूंकि अगर बात की जाए, तमाम ऐसी चीज़ें महंगी हुई हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सस्ती हुई हैं। कार की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ता हुआ है, लेकिन नॉर्मल व्हीकल अगर कार देखा जाए तो वो महंगा हुआ है। कहीं ना कहीं एक संदेश ये भी देने की कोशिश की गई है कि जो पर्यावरण प्रदूषण जो बढ़ रहा था, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ होता है, जिस दौरान दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, उस दौरान हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और जो पॉल्यूशन वाली गाड़ियाँ होती हैं उन पर रोक भी, उन पर प्रतिबंध भी लगाया जाता है। तो क्या ये वही वजह रही है कि ये इलेक्ट्रिक कार सस्ती की गई और जो नॉर्मल कार है वो महंगी की गई है? देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह तेजी से हमारे देश की बात नहीं, पूरी दुनिया में प्रदूषण बढ़ रहा है। पोल्यूशन फ्री करने के लिए हमको ऐसे रिसोर्सेज पे जाना ही पड़ेंगे जो अब गाड़ियों की कमी, मतलब गाड़ियों की आवश्यकता बेहद जरूरी भी है। अच्छे ट्रांसपोर्ट के साधन, सड़कें अच्छी बन गई हैं, उनमें दौड़ने के लिए अच्छी गाड़ियां चाहिए, लेकिन वो पोल्यूशन फ्री गाड़ियां हो तो बेहतर। अब मुझे लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो कदम सरकार ने उठाया, बहुत ही सही कदम उठाए हैं। आप देखेंगे कि पिछले इस साल, जो पिछला साल रहा है खासतौर पे, जिस तरह से बाइक, खासतौर पे ई बाइक में तेजी से ट्रांसफर हो रही, कहना चाहिए मेरे। बहुत सारे, जैसे ओला है, कई सारी कंपनियां आई हैं अभी, ओला है, चेतक, बजाज ने चेतक उतार दिया है, सारी कंपनियां अब ई बाइक बनाना शुरू कर दी हैं और ई बाइक का डिमांड एकदम से मार्केट में बढ़ गया। इसका मतलब ये लोग पसंद कर रहे हैं और लोग तेजी से शिफ्ट भी हो रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होना है कि जो गाड़ियों से जो धुएं निकलने से जो बड़ा प्रदूषण का लेवल बढ़ता था शहर में, शहरी क्षेत्रों में खासतौर पर, उससे राहत मिलेगी। और सरकार इसमें छूट देकर मुझे लगता है इसको और एनहांस करना चाहिए। थोड़ा सा इसमें गाड़ियों की कीमत थोड़ी सस्ती हो, खासतौर पर जो बैटरी की समस्या आती है। अभी बहुत अच्छी बैटरी नहीं है कार के सेगमेंट में, खासतौर पर बताना चाहूंगा मैं कि लोकल लेवल में गाड़ी चलाने की तो ठीक है, लेकिन लंबी जर्नी के लिए जो ई कार है, जो भी इतनी सुटेबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक 200, हालांकि कंपनियां 200-300 किलोमीटर का दावा करती हैं, लेकिन उतनी दूरी तक कार चल नहीं पा रही है, चाहे वो टाटा की हो, चाहे कोई नेक्सा, 2-3 गाड़ी का हमने परफॉर्मेंस देखा है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो वो जो है लोकल लेवल के लिए तो ठीक है, लेकिन क्या होता है, व्यक्ति जब कार खरीदता है तो वो लंबी दूरी में भी सफर करता है, परिवार के साथ कहीं जाना चाहता है, तो चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग की एक तो सुविधा बहुत जरूरी है। उसमें टेक्नोलॉजी को लेकर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और मुझे लगता है निजी कंपनियां भी कोशिश कर रही है उसमें किस तरह से फास्ट चार्जिंग की जा सके। चार्जिंग स्टेशन की कमी है ही है, तो इस तरह से इन चीजों को थोड़ा सा और एनहांस किया जा सकता है। दूसरा मैं सोच रहा हूँ, मेरे हिसाब से इसमें कुछ और सुधार की जरूरत है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक आखिर किससे बनता है विदेश में, हमारे देश में इलेक्ट्रिक में बड़ा हिस्सा जो है ताप विद्युत केंद्र यानी कोयला जलाने से बन रहा है। इसको तेजी से सरकार को इस सेक्टर में काम करना चाहिए, जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इस तरह की जो से इलेक्ट्रिक पैदा हो और उनका कंट्रीब्यूशन बढ़े। और खासतौर पे हम तो परमाणु संपन्न देश है, और परमाणु ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो पूरे देश की बिजली की समस्या को बहुत आसानी से हल कर सकती है।
उस सेक्टर में रिसर्च करके बिजली अगर रिसर्च हो तो मुझे लगता है कि पोल्यूशन फ्री करने में देश को और आसानी होगी। और इन गाड़ियों को चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिक लग रही है वो पोल्यूशन फ्री, क्योंकि देखिए जब अगर कोयला किसी क्षेत्र में जल रहा है तो कहीं ना कहीं वो वातावरण को प्रदूषित तो कर रहा है, ठीक है, वो शहर में ना कर रहा हो, लेकिन ओवरऑल जो है स्पेस में तो उसका कंट्रीब्यूशन हो ही रहा है ना प्रदूषण में। तो इससे भी हमको बचना है कि ये जो कोयला और परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, ये सारे प्रदूषणकारी हैं, इनको हटा के गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों की तरफ बढ़ना बेहद जरूरी है। और इनमें भी कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन आए, खासतौर पे सोलर के जो पैनल्स हैं वो इतने पावरफुल बने कि उससे गाड़ियां अच्छे से चल सकें, और कम से कम जो उससे इतना बैटरी चार्ज है कि दिन के वक्त तो गाड़ियां खैर सोलर पैनल से चार्ज होकर चल सकती हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, इसमें रिसर्च की जरूरत है बहुत ज्यादा। लेकिन अगर ये इस क्षेत्र में रिसर्च किया जाए तो बहुत बड़े पैमाने में पोल्यूशन, खाली अपने देश की बात नहीं है, पूरी दुनिया में पोल्यूशन को कम करने में हम बहुत इससे मदद मिलेगी। आदित्य जी, बाजार को बजट जो है वो रास नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर सेंसेक्स की बात की जाए तो इस ऐलान से सेंसेक्स में बड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। जी, तो जो मेन बात है बाजार के गिरने की, कि बाजार को कैपेक्स के ऊपर जो बात चल रही है वो पसंद नहीं है। कैपिटल गेन पर भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। एसटीटी जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, ये जो डबल कराधान हो रहा है, और जो उपकर की बात कही थी और जो सेस की बात की थी वो भी अभी कम नहीं किया है। ये चीज़ें बाजार को अभी पसंद नहीं आई हैं। यही कारण है कि बाजार ने अभी जो त्वरित निर्णय दिया है वो निगेटिव दिया है। मैं देख रहा हूँ कि बाजार अभी कमज़ोर, बीच में उतार चढ़ाव के साथ बाजार में कमजोरी बनी हुई है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए आदित्य जी और एसजे गंगेश जी, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम समय देने के लिए। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।